दोस्तों, आप सबका स्वागत है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर 2 के लेक्चर 2 में। और आज हम यहाँ पे देखेंगे यूजीसी एक्ट 1956। तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या है यूजीसी नए एक्ट 1956 और इसमें क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार यूजीसी क्या है कि एक वैधानिक निकाय है और उच्च स्तरों के मानकों का निर्धारण और विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय समन्वय एवं रखरखाव का कार्य करती है तथा साथ ही यह वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। जो भी विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उन सभी को ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। के मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय में हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जिसमें से एक हमारा एक हमारे भोपाल में भी है। तो ये आपको भोपाल का याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। तो भोपाल का तो आपको याद ही रखना है और इसके अलावा पुणे, कोलकाता है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, बैंगलोर है। ये इसके 6 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। इसे HEIC नामक एक अन्य संस्था के से रिप्लेस करने का काम भी किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। ये अभी प्रस्तावित है, इसके ऊपर काम चल रहा है पर इन फ्यूचर ये हो सकती है। दोस्तों, आगे अगर अपन बात करें यूजीसी एक्ट 1956 की, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे साथ याद करते चलिएगा। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके साथ में 10 सदस्य होते हैं। ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में लिखा हुआ है। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और इसके अलावा 10 जो है इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनकी उम्र की सीमा रहेगी 65 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। और उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और उम्र की सीमा समान रहेगी, 3 वर्ष और 65। यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष का याद याद रखने की ज़रूरत है अपने को कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा और उम्र की सीमा 65 वर्ष तक रहेगी। इसके कुल 4 अध्याय हैं और 28 धाराएँ हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक काम कीजिएगा आप सब लोग मेरे साथ कि एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि जो छोटे-छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में आप नोट्स बनाते जाइएगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना है, फटाफट पलटना है तो आप देख सकते हैं, बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बार-बार वीडियो नहीं देखना चाहते तो कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। तो जो यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है। इसके अंतर्गत अपना ये यूजीसी आता है। ठीक है, यहाँ पे साथ में अपन थोड़ा-सा उसकी हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिमिटेड चीज़ें ऐड की हैं। ज़्यादा आलतू-फालतू की चीज़ें ऐड नहीं की है। आपको बहुत से वीडियोज़ में या बहुत सी किताबों में बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी पर उतने काम की नहीं है। हमें को यहाँ पे ये इसके ऊपर पीएचडी नहीं करना है। हमें सिर्फ़ इतनी चीज़ें चाहिए कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होने चाहिए। हमारे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, सिर्फ़ हमें उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, बाकी और किसी पे फ़ोकस नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है हिस्ट्री के बारे में। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा का उद्घाटन किया गया था, ये याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1953। एमपीएससी की आदत है फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नवंबर 1956 में उम, भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया था। ठीक है, वैधानिक निकाय का मतलब आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों को तो पता होगा वैधानिक निकाय क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि वैधानिक निकाय वैधानिक निकाय मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है? ये संस्था
हमारे प्यारे भारत के संसद में एक बिल पारित किया और उसके द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसलिए ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। अगर अपन बात करें तो यूजीसी का अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, कौन व्यक्ति होगा जिसको अपन यूजीसी का अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, यूजीसी का अध्यक्ष उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हो। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है, मैंने बता दिया था, और इसके एक उपाध्यक्ष होता है, मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य की अगर अपन बात करें तो कौन कौन होते हैं। 2 सदस्य सरकार के अधिकारी जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 सदस्यों को केंद्र सरकार अपॉइंट करती है जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं जो कि वर्तमान में अभी पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षक होंगे। ठीक है, बाकी कितने हो गए, चारों दो सदस्य, 6 सदस्य हो गए। अब बाकी के 4 सदस्य की अपन बात करें तो बाकी के 4 सदस्य शिक्षा, वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, इंजीनियरिंग, चिकित्सा व अन्य का ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य ख्याति प्राप्त शिक्षाविद भी हो सकते हैं इसके सदस्य। ठीक है, तो ये अपने हो गए टोटल 10 सदस्य। आगे अपन देखते हैं, नियुक्ति अपन ने देख ली है। नियुक्ति के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन इसमें देखते हैं कि अगर अध्यक्ष है, अब उसको अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अपॉइंट कौन कर रहा है, अपॉइंट कर रही है केंद्र सरकार। तो त्यागपत्र किसको देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को अपने को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो जो अध्यक्ष रहेंगे वो केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देंगे। लेकिन अब ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं या नहीं। जब तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ है तब तक वे अपने पद पर माने जाएंगे, अपने पद पर रहेंगे। अगर केंद्र सरकार उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लेती है तो फिर वो छुट्टी उनकी, फिर वो माने जा सकते हैं कि अब उन्हें छोड़ दिया है। पर जब तक केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया त्यागपत्र, तब तक वो अपने पद पर माने जाएंगे। दूसरी चीज देखते हैं, पुनर्नियुक्ति। क्या एक कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है उन्हें और क्या वो दूसरे कार्यकाल के लिए प्राप्त हैं, क्या उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, तो जी हाँ। यूजीसी एक्ट 1956 में ऐसा लिखा है, ये दोबारा नियुक्ति के प्राप्त होंगे, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 2 बार पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो इसमें सदस्य के अध्यक्ष बन सकते हैं, जी हाँ, सदस्य जो है वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बन सकते हैं। और इसकी केंद्र सरकार व राज्य सरकार को सलाह दे सकती है यूजीसी। अगर केंद्र सरकार के पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वो सलाह चाहती है, कोई समस्या है शिक्षा के संबंध में, तो यूजीसी को सलाह मांग सकती है। ठीक है, और ये यूजीसी अपनी सलाह फिर उन्हें देगी, लेकिन ऐसे अपने आप नहीं देगी, सलाह मांगेंगे तो दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर कोई भी सदस्य केंद्र सरकार की सहमति से अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा धारा 5 में लिखा है। ठीक है, मैं आपको पूरे आर्टिकल यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए अपन सेपरेट लेक्चर बनाएंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अभी अपन जो सिर्फ शॉर्ट चीजों पे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो जी हाँ, किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य है, उसको अपने को अध्यक्ष नियुक्त करना है, अध्यक्ष बनाना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। केंद्र सरकार से अनुमति लेके किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि अध्यक्ष अगर बना दिया, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है, उससे ज्यादा 6 महीने से ज्यादा वो अपने पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, और इसके आगे है नियम बनाने की शक्ति। नियम कैसे बना सकते हैं, केंद्र सरकार को भारत के राजपत्र में, ठीक है, उसमें प्रकाशित
करना पड़ेगा। जो भी नियम बनाए हैं या विनियम बनाए, कोई नियम बनाया है या नियम को हटाया है, तो उसको राज्य पत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा और प्रकाशित करने के साथ-साथ इसको संसद में रखा जाना आवश्यक है। इसको संसद में रखना पड़ेगा, संसद में बताना पड़ेगा कि भैया ये नियम बनाया है, ये नियम अपन ने हटाया है, ठीक है? संसद में ऐसा नहीं है कि कभी तक पड़ा रहेगा, सिर्फ़ 30 दिन। 30 दिन तक ये संसद में रहेगा, ठीक है? अब अगर मान लो सत्र खत्म होने वाला है, तो फिर ये अगले सत्र में जाएगा। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में सत्र खत्म होने वाला है, इसको अपन ने संसद में रख दिया है। तो जो अगले सत्र में होगा फिर उसमें और 15 दिन के लिए हट जाएगा। मतलब 30 दिन के लिए टोटल कुल मिला के बात ये है कि 30 दिन के लिए इसको संसद में रखना अनिवार्य है। ठीक है? ये हो गया। आगे देखते हैं कि क्या कर सकता है यूजीसी क्या कर सकती है? यूजीसी वित्त आवश्यकताओं की जाँच कर सकती है। क्योंकि नाम ही है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये क्या करती है? अनुदान देती है, वित्त देती है। अब जहाँ पे वित्त की चीज़ें आ गई, तो वहाँ पे घोटाला हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? तो यूजीसी क्या कर सकती है? यहाँ पे वित्त की जाँच कर सकती है, ठीक है? अनुदान देना विशेष कार्य के लिए, विकास के लिए, किसी अन्य साधारण प्रयोजन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये अनुदान दे सकती है, ठीक है? अब ये यूजीसी की कभी-कभार टीम भी आती है विश्वविद्यालय में निरीक्षण करने के लिए, आती रहती है अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो विश्वविद्यालयों के निरीक्षण से पहले उन्हें सूचित करना अनिवार्य है, ठीक है? टीम आ रही है यूजीसी की, तो उन्हें पहले सूचित करना पड़ेगा कि भैया हम आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये टीम जाएगी और वहाँ की जो भी है अगर कुछ कमी लगती है या कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच कर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मल जो चेयरपर्सन की लिस्ट डाली है, जो कि पहले रहे हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें याद नहीं रखना है आपको। देखिए, ये याद रखना है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को याद रखना है क्योंकि पहले चेयरमैन थे 1953 से 1955 तक और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम याद रखना है। मैंने पहले ही बताया है इससे पहले 1991 से ये 1991 1 साल के लिए रहे हैं, ठीक है। अपने जो लास्ट इससे पहले रहे हैं डीपी सिंह रहे हैं और अभी जो बनाए गए हैं, ठीक है, इनको 2021 में बनाया गया था मामी डाला जगदीश कुमार, डॉक्टर मामी डाला जगदीश कुमार, इनका नाम अपने को याद रखना है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर मामी डाला जगदीश कुमार और डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ये आपको याद रखना है। तो तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें डाली हैं वीडियो में जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चन आता है कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, गठन कब हुआ था, कब आया था यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है, ये क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने सिंपल-सिंपल चीज़ें यहाँ से डाली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जहाँ तक कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम का मैंने एनालिसिस किया है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछती हैं। तो अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बेसिक्स का बार-बार रिवीजन करते रहिए ताकि आपके जो बेसिक्स जो रहें बिल्कुल क्लियर रहें और आपके आप अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है और लगातार कंटिन्यू अभी मेरे वीडियो आएँगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वीडियो कुछ टाइम बाद देखने को मिले, ठीक है? तो अगर आप जल्दी चाहते हैं कि वीडियो आपको तुरंत मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।